हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और आपका कौन सा था, लोथल, और कुछ प्रमुख स्थल जैसे कालीबंगा हो गया, धौलागिरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया। इस स्थलों की हमने चर्चा की थी। अब इन स्थलों की हमने चर्चा जो की थी वो हमने डिस्कशन कर लिया था कि इसकी खोज और उत्खनन कार्य किस किसने करवाया था। आज हम पढ़ते हैं जो ये नगर योजना थी तो उसकी क्या क्या विशेषता थी, किस तरीके का समाज था और कैसे लोग रहा करते थे, किस तरीके की नगरों की विशेषता थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो नगर निर्माण योजना है यानी कि टाउन प्लानिंग है किस प्रकार की विशेषता थी। यदि हम विशेषता की बात करें, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका निर्माण जो है योजना जो इस विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। यानी इस प्रकार की जो विशेषता है वो विश्व की, जैसे मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या किसी भी की सभ्यता हो, तो सबसे बढ़िया सभ्यता जो मानी जाती है हाँ अपनी हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर निर्माण योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। इसके लिए अगर हम बात करें, इस सभ्यता के नगरों में एक रूपता देखने को मिलती है। इस सभ्यता के नगरों में हमें एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आपका लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, आदि स्थलों से हमें एक ही प्रकार के नगर निर्माण योजना के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन स्थानों से किससे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और आपका इस स्थल से हमारे एक ही स्थान के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक नगर, अब ये जितने भी आपके नगर बसे हुए हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे बसे बसे होते थे, किसी न किसी के नदी के किनारे ये बसे होते थे। प्रत्येक स्थलों से पकाई गई ईंटों के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इन स्थलों से हमें क्या ईंटें भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। जब ईंटें बनती थी फर्श भी ईंटों के बने होते थे। इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इन नगरों का निर्माण जो है वो चेस बोर्ड ग्रिड ग्रिड पद्धति पर हुआ था। नगर व्यवस्थित एवं नियोजित थे। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन विशेषताओं में इनकी हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं किस तरीके से नगर और टीले बसे होते थे। दो स्तरीय नगर की हम बात करें, दो स्तरीय नगर जो थे आपके, दो स्तरीय नगर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो दो स्तरीय थे, यानी कि दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला में विभक्त था। यानी कि एक भाग को हम पश्चिमी भाग, दूसरे को हम पूर्वी भाग कहते हैं। पश्चिमी भाग जो था अपेक्षाकृत ऊंचा एवं छोटे होते थे। पश्चिमी भाग जो ऊंचा होगा लेकिन उसका दायरा जो होगा, उसका आकार जो होगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो कम होगा। ठीक, इसी टीले पर क्या बने हुए थे? दुर्ग बने हुए थे। दुर्ग यानी कि किले बने हुए थे। दुर्ग के अंदर की बात करें तो आपका क्या था? प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवन अव्यवस्थित थे। यानी कि प्रशासनिक यानी कि प्रशासन की देख रेख के लिए सारे जितने कार्य थे वो थे, और सार्वजनिक भवन बने हुए थे। जबकि हम पूर्वी टीले की यदि हम बात करें, पूर्वी टीला जो था उसको हम बोलेंगे नगर, नगर पर अव्यवस्थित होता था। तो एक बात तो जाहिर हो गई, तो जो आम जनता जो निवास करेगी जिसको हम नगर बोलेंगे तो वो कहाँ निवास करेगी? पूर्वी टीले पर। ठीक, अब ये जो नगर था ये ज़्यादा बड़ा होता था इससे, पूर्वी टीले से, क्योंकि यहाँ पर आम जनता निवास करती है। यहाँ से आवासीय क्षेत्र के हमें साक्ष्य मिले हैं। किससे? पूर्वी टीले से। यानी कि आवासीय मतलब यहाँ पर रहने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इस टीले के नगर क्षेत्र में श्रमिक, सामान्य नागरिक, शिल्पकार, श्रमिक और सामान्य नागरिक जो हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं आदि रहते थे। पश्चिमी टीले की तुलना में पूर्वी टीला कैसा होता था? बड़ा होता था। पश्चिमी टीले की हमने बात करी, ऊंचा तो था ये लेकिन छोटा होता था। यदि पूर्वी टीले की बात करें तो ये नगर में विभाजित था और पूर्वी टीला बड़ा होता था, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान्य नागरिक, शिल्पकार और कारीगर रहा करते थे। बेसिकली आपको इन दोनों चीज़ों में आपको अंतर पता चल गया होगा, क्या अंतर है इन दोनों में। ठीक, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले में आपको पता चल गया। ठीक, अब सिंधु घाटी की सभ्यता की यदि बात करें, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो लगभग सभी स्थलों में दुर्ग मजबूत रक्षा दीवारों से घिरे हुए होते थे। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जैसे वाले हड़प्पा ले लिया, मोहनजोदड़ो ले लिया और आपका कालीबंगा ले लिया, लोथल ले लिया, तो जो किले होते थे मजबूत रक्षा दीवारों से घिरे होते होते थे। यानी कि कोई जैसे किला हमने बना दिया, इस किले के चारों तरफ क्या बाउंड्री बना दी ताकि कोई बाहर से दुश्मन इस पर आक्रमण ना कर सके, तो उसको उसका मतलब हो गया रक्षा दीवारों से घिरे होते थे। यानी कि इस किले के चारों तरफ दीवार बना देते थे। किंतु किंतु एक चनहुदड़ो इसका अपवाद है। चनहुदड़ो एक जगह है, इसका अपवाद है जहाँ पर जो है
अन्य प्रमुख तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। एक चंद्रोदय इसका उत्पाद है। चंद्रोदय का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो किले हैं वो मजबूत दीवारों से नहीं घिरे होते थे, यानी कि इसकी किलेबंदी नहीं की गई है। यानी कि किला जो था चंद्रोदय में उसके चारों तरफ दीवार नहीं है, बाकी के स्थलों में दीवार बनी होती थी। ये इसका एक अपवाद है चंद्रोदय। अब बात करें हम कालीबंगा की। कालीबंगा की हम यदि बात करें, कालीबंगा का दुर्ग एवं नगर दोनों, कालीबंगा का दुर्ग एवं नगर दोनों रक्षा दीवारों से घिरे हुए होते थे। दुर्ग के दो विभागीकरण का एकमात्र साक्ष्य में कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। आप एक बात इसमें समझ गए कि दुर्ग, दुर्ग समझ गए। किला, दुर्ग कहाँ पर होता था? पश्चिमी भाग को हम बोलते थे। नगर किसको? पूर्वी भाग को बोलते थे। तो पश्चिमी और पूर्वी भाग दोनों ही क्या रक्षा दीवारों से घिरे हुए होते थे। दुर्ग के दो विभागीकरण यानी कि दो भाग होते थे, इसका एकमात्र साक्ष्य में कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। चंद हुदड़ों के बारे में आपने पढ़ा था, यह अपवाद था कि चंद हुदड़ों में नगर में कोई किलेबंदी के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। ये हमने पीछे अभी देख लिया। अब लोथल एवं सुरकोतता में यदि हम बात करें, दुर्ग एवं सामान्य आवास क्षेत्र अलग अलग ना होकर, लोथल एवं सुरकोतता में दुर्ग एवं सामान्य आवास क्षेत्र अलग अलग ना होकर दोनों एक ही रक्षा दीवार से घिरे हुए होते थे। जो आपका दुर्ग हो गया और जो सामान्य आवास हो गया, यानी कि जिनको हम नगर बोलते थे, ये दोनों जो पश्चिमी टीला हो गया, पूर्वी टीला हो गया, एक ही दीवार से घिरे होते थे। बेसिकली एक माना जाए कि जैसे जो दुर्ग है, जो आपका पश्चिमी टीला है, वो एक अलग दीवार से घिरा होना चाहिए। जो आपका नगर है जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं, वो एक अलग दीवार से घिरा होना चाहिए। लेकिन लोथल एक सुरकोतता ऐसी जगह है जहाँ पर जो एक ही दीवार से घिरे होते थे। ठीक, चारों तरफ इनकी बाउंड्री होती थी, एक ही दीवार, यानी कि दो दीवारें नहीं थी। धौलावीरा नामक हड़प्पाकालीन नगर तीन भागों में विभक्त था। धौलावीरा नामक हड़प्पाकालीन नगर तीन भागों में विभक्त था। तीन भाग था। एक था दुर्ग, दुर्ग तो आप समझ गए, जो आपका पश्चिमी भाग को दुर्ग बोलती है। मध्यम नगर एवं निचला नगर, प्रत्येक भाग अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरे हुए होते थे। रक्षा दीवारों का मतलब वो चारों तरफ बाउंड्री होती थी। इसके अलावा जो संपूर्ण नगर चारों ओर रक्षा दीवारों से घिरा हुआ होता था। बनावली की बात करें, बनावली कहाँ पर मिला आपको? हरियाणा में मिला। बनावली की यदि बात करें, इस बनावली से हमें, बनावली नामक हड़प्पा स्थल से हमें दुर्ग एवं नगर अलग अलग ना होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी कि एक ही दीवार बनी होती थी इन दोनों के आसपास। इसके अलावा जो दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा के बारे में हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोतता जैसे नगर स्थलों के उत्खनन के बाद ये ज्ञात होता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी रक्षा दीवार या परकोटे के साथ साथ आंतरिक रक्षा दीवार या परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी कि बड़े बड़े एंट्री गेट बने होते थे इनमें अंदर जाने के लिए। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें इस प्रकार का वर्णन आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो की मूवी में। अब जो उस जमाने में जो सड़कें थी वो किस तरीके की होती थी, सड़कों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि सड़कों का प्रबंध किस प्रकार से होता था उसमें। सड़कों की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था थी। सड़कों की एक अच्छी खासी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं गलियों का जाल ग्रिड बिछा हुआ होता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक प्रकार का चौराहा हो गया कि आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से सड़कें जाती थी। ठीक, काटती थी एक दूसरे को समकोण पर, जिससे संपूर्ण नगर कई आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभाजित था। किस तरीके से विभाजित था? आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी, यानी कि जो मेन सड़क होती थी जिसको हम हाईवे बोलते थे, 9.15 मीटर चौड़ी होती थी। इसको हमने प्रथम सड़क या राजपथ की संज्ञा दी गई है। जो आज के दौर में हम क्या बोलते हैं, ये हाईवे जा रहा, तो उस समय जो मुख्य सड़क थी वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसको हमने प्रथम सड़क या राजपथ सड़क का हमने इसको नाम दिया है। और जो अन्य सड़कें जो होती थी इसके अलावा, वो 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर चौड़ी होती थी। ये छोटी सड़कें जहाँ भी मुख्य सड़क या प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई है। यानी हाईवे तो जा रहा, इस हाईवे से जो भी आपकी सड़कें मिलेंगी उसको हमने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना कि ये सड़क तुम्हारी हाईवे से जाके मिल जाएगी, वो सड़कें जो होती थी वो 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर चौड़ी होती थी और ये हाईवे से जाके
मिल जाती थी, जिनको हमने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। यहाँ की सड़कें जो हैं कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें किसकी होती थी? कच्ची मिट्टी की बनी होती थी यहाँ की सड़कें। किंतु एक अपवाद स्वरूप कालीबंगा में सड़कों को पक्की करने का प्रयास किया गया है। कालीबंगा में जो सड़कें हैं वो पक्की करने का प्रयास किया गया। कहाँ पर? कालीबंगा में। सड़कों पर सफाई की उच्चतम व्यवस्था थी। सड़क के दोनों ओर नालियां बनी होती थी। सड़कों पर कूड़ा एकत्र करने के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे जाते थे तथा कूड़ेदान रखे जाते थे। ये व्यवस्था हम आज भी देखते हैं। जैसे सड़कों के किनारे किनारे क्या लगाते थे? कूड़ादान लगा देते हैं। उस कूड़ेदान में कूड़ा डालते थे और नगर पालिका के जो लोग गाड़ी आती थी उनको उठा के ले जाती थी। ठीक, उस आज व्यवस्था हम देखते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसी व्यवस्था थी कि कूड़ा एकत्र करने के लिए जगह जगह गड्ढे खोदते थे और कूड़ादान रखते थे ये लोग, कि ताकि रास्ते में कोई कूड़ा वगैरह नहीं हो पाए। अच्छा, नालियों का प्रबंधन किस तरीके से होता होता था? कि नालियों की यदि हम बात करें कि नालियों की क्या व्यवस्था थी उस ज़माने में? नालियों के प्रबंधन की यदि हम बात करें कि नालियों का जो मैनेजमेंट होता था वो किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ करता था इसका? सैंधवकालीन नगरों में जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। प्रत्येक सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की ईंटों की नालियाँ बनी होती थीं। यानी कि जो भी जल वगैरह निकलता था, जो नालियाँ बनी होती थी वो किसकी बनी होती थी? पक्की ईंटों की बनी होती थी जो नालियाँ बनी होती थी, जिनसे होकर नहर का गंदा पानी निकल जाता था। किसी स्थान पर नालियों के बीच में गड्ढे भी बना दिए जाते थे। गड्ढे इसलिए बना दिए जाते थे कि एक मैनहोल बनाते थे कि ताकि कचरा यहाँ पर अगर आ जाए तो उन कचरे को निकाल के नाली को साफ किया जा सके, ठीक है ना? जिनमें नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था, ठीक है? और नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था। नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नालियाँ बेसिकली किसकी? पक्की ईंटों की बनी होती थी और जगह-जगह मैनहोल बनाए जाते थे जिनमें कूड़ा करकट इकट्ठा होता था और नालियाँ ऊपर से पत्थर से ढकी हुई होती थी। हुँ। मकानों की नालियाँ एक बड़ी नाली से जुड़ी हुई होती थी। इसके पश्चात ये बड़ी नालियाँ सार्वजनिक नाली से मिलती थी। यानी कि छोटी-छोटी नालियाँ जो निकली, जैसे जो आपके नगर बसे हुए थे, उनकी छोटी-छोटी जो नालियाँ निकली, वो निकल-निकल के एक सरकारी नाली, एक सार्वजनिक नाली होती थी बड़ा, जिसको हम नाला टाइप का बोलते हैं, उसमें जाकर ये मिलती थी। इसमें स्थान-स्थान पर मैनहोल बनाए जाते थे बड़े-बड़े और इन्हें बड़ी-बड़ी पत्थर शिलाओं से ढक दिया जाता था। इन्हें हटाकर नाली की सफाई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र स्थल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा से हमें लकड़ी की नाली बनी होने का हमें साक्ष्य मिला है। एक कालीबंगा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो नाली जो है किसकी? लकड़ी की बनी होती थी। बाकी की नालियाँ किस प्रकार की बनी होती थी? ईंटों की बनी होती थी, ईंटों की, और जगह-जगह मैनहोल बनाए जाते थे। और कहते हैं नालियों की ये सुनियोजित व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं देखने को मिलती है। जितनी भी सभ्यताएँ आई हैं आपकी, अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी व्यवस्था किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। इतनी पक्की नालियाँ, उनको ढकना और उनके जगह-जगह मैनहोल बनाना ताकि कूड़ा-करकट इकट्ठा हो जाए तो उनको निकाल लेना, ठीक। जल निकासी की ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन एवं पेरिस में भी नहीं थी। ऐसी व्यवस्था लंदन में 18वीं शताब्दी से पेरिस में भी नहीं थी। अब नालियों के बारे में आपने देख लिया, जल किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब भवन निर्माण के बारे में हम देख लेते हैं, किस तरीके के भवन, यानी कि आपके मकान हुआ करते थे। भवन निर्माण योजना की बात करें, घर योजना की बात करें, किस तरीके के घर बने होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में बात करें कि नगरों में जो मकान हैं वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। यानी कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसे हो गए कि नक्शा बनाकर बनाए जाते थे, ठीक? जैसे आज के दौर में नक्शा बनाकर बनाते हैं ना मकान, कि इधर किचन होना चाहिए, इधर स्टोर होना चाहिए। उस ज़माने में भी मकान एक योजना योजना के तरीके से ही बनाए जाते थे। जैसे प्रत्येक मकान के बीच में एक आँगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर, स्नानागार एवं शौचालय इत्यादि होते थे। अधिकांश घरों में कुएँ बने होते थे। तो एक योजना यही हो गई कि प्रत्येक घर के बीच में आँगन होगा, उसके चारों तरफ कमरे होंगे, यानी बीच में आँगन हो गया, रसोई घर भी बन गया, खाना बनाने के लिए, स्नानागार बन गया, ठीक? और शौचालय यानी कि वॉशरूम वगैरह, ठीक? और आपकी जो है टॉयलेट वगैरह भी बन गई। और घरों में कुएँ बनाते थे ये लोग।
मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमें प्रत्येक मकान से मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के प्रत्येक मकान से कुएं के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो कालीबंगा से। परंतु अन्य नगरों में प्रत्येक घर से कुआं नहीं मिला है। कुआं आपको 2 जगहों से मिला है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के मकान से हमें कुएं मिले हैं, बाकी किसी भी नगर से हमें कुआं नहीं मिला है। मकान की बात करें, मकान 2 या 3 मंजिल बने होते थे, क्योंकि अधिकांश घरों से सीढ़ियों के साक्ष्य हमें मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य मिले, इससे ये पता चलता है कि मकान 1 मंजिल या 2 मंजिल बना होते थे या 3 मंजिल बने होते थे मकान। इनकी छतों की बात करें कि इनकी छत किस प्रकार की होती थी। इनकी छतें जो थीं वो लकड़ी की तथा सीढ़ियाँ ईंटों से निर्मित होती थीं। जो जीना हम बोलते हैं, जो जीना था वो ईंटों का बना होता था और छत जो है वो लकड़ी की बनी होती थी। आज के टाइम में जो कोई पुराने घर अगर देखे होंगे तो उसमें लकड़ी की छतें आपको देखने को मिल सकती हैं। मकानों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरफ न खोलकर गलियों की तरफ खुलते थे, ठीक। सड़क की ओर नहीं खुलते थे, गलियों की तरफ ये दरवाजे आपके खुलते थे। परंतु अपवाद स्वरूप लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यही अपवाद आपको याद रखना है कि जितने भी आपको हड़प्पा स्थल मिले हैं उसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुलते थे, और लोथल के जो दरवाजे हैं वो अपने मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो मेन सड़क हुआ करती थी आपकी, जैसे हाईवे की। अब ईंटों की बात करें कि ईंटों की लंबाई चौड़ाई क्या हुआ करती थी उस समय ईंटों की। तो ईंटों की यदि हम बात करें, ईंटों की सिंधु घाटी सभ्यता में यदि ईंटों का आकार की बात करें, ईंट जो है मकान, स्नान गृह एवं नालियाँ इत्यादि पकाई गई ईंटों से बनते थे। मकान हुए, स्नान घर हुआ, नालियाँ ये पक्की ईंटों से बनती ही थी, और ईंटों का आकार चतुर्भुज होती थी। कैसे? चतुर्भुज आकार की ईंटें होती थी। सामान्यतः मकानों के निर्माण में 27.94 सेंटीमीटर, 13.97 सेंटीमीटर, 6.35 सेंटीमीटर, इसका अनुपात की बात करें तो 4:2:1 के अनुपात के आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार क्या था, किस अनुपात में थी, तो 4:2:1 के अनुपात में हम बता सकते हैं इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक। सबसे बड़ी जो ईंट का जो साक्ष्य है हमें वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये ईंट जो है, ये ईंट की बात करें 51.43 सेंटीमीटर, 26.27 सेंटीमीटर, 6.35 सेंटीमीटर के आकार की है। ज्ञात है कि इस सभ्यता में ईंटों की जुताई चिकनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की जाती थी। तो सबसे बड़ी प्रकार की ईंटें हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये ईंटों का साइज हमने देख लिया। अब कुछ अन्नागार की हम बात कर लेते हैं कि जिसमें अन्न वगैरह जो रखते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, वो कहाँ कहाँ से हमें उसकी चीज़ें मिली हैं। अन्नागार की हम बात करें, अन्नागार आपका, ठीक, अन्नागार से आपका मोहनजोदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से हमें अन्नागार के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। इन स्थलों से ये इमारत जो है दुर्ग के बाहर एवं नदियों के तट पर स्थित होती थी। किसके? किले के बाहर दुर्ग, यानी कि पश्चिमी भाग तो जो था उसको हम दुर्ग बोलते थे ना, उसके बाहर स्थित होती थी। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो दुर्ग के अंदर ही था। लकड़ी से बना हुआ अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। तो लकड़ी का बना हुआ अन्नागार हमें कहाँ से? लोथल से प्राप्त होता है, और लोथल में जो मकान थे वो मुख्य सड़क के वो दरवाजे खुलते थे। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था वो किले के अंदर था, बाकी के जो स्थल थे वो अन्नागार बाहर हुआ करते थे, दुर्ग यानी किले के बाहर हुआ करते थे। ये आपके कुछ स्थल हो गए कि जहाँ से किन किन चीज़ों का प्रयोग कैसे किया जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक विकास के बारे में हम चर्चा करते लेते हैं कि सांस्कृतिक यानी कि वहाँ का कल्चरल कैसा हुआ करता था। कल्चरल के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, सिंधु घाटी सभ्यता का कल्चर किस प्रकार का था, सांस्कृतिक विकास, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। सामाजिक जीवन की यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोगों का जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। खुदाई में बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि खुदाई में बहुसंख्यक यानी खुदाई में बहुत सारी नारी की मूर्तियां हमें मिली हैं। उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज कैसा मात्र सत्तात्मक था।
यानी मात्र सत्तात्मक मतलब माता, ठीक? माता यानी कि परिवार की मुखिया कौन हो गई? माता हो गई। यानी स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, वो सम्मानजनक थी, क्योंकि खुदाई में बहुत सारी नारियों की मूर्ति मिली है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था और समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? आदरणीय और सम्मानजनक थी। किंतु मोहनजोदड़ो की यदि बात करें, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया है। हड़प्पा के समाज को 4 भागों में बाँटा गया है। वो 4 भाग कौन-कौन से हैं? पहला समाज है विद्वान या पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार एवं श्रमिक। ये 3 समाज आपको क्रम से याद रखने हैं। कौन-कौन सा? विद्वान या पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। अर्थात समाज में वर्ग विषमता विद्वान थी। समाज में कौन थी? वर्ग विषमता विद्वान थी और इसे दास प्रथा के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता था। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध किया है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता में जो लोग थे वो क्या खाते थे? इस सभ्यता के लोग जो हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे और साथ में गेहूँ, जौ, बाजरा, तिल, शाक, सब्जी, पेड़, भेड़, बकरी, सुअर, बत्तख आदि के मांस एवं मछलियाँ आदि इनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मांसाहारी लोग थे, क्योंकि मांस वगैरह खाया करते थे और शाकाहारी भी थे। तो दोनों प्रकार के लोग हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? अगर ये लोग कपड़ों की बात करें तो ये लोग जो कपड़े सूती एवं ऊनी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहना करते थे ये लोग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें मिले हैं। दोनों प्रकार के ये कपड़े पहना करते थे और हड्डी की सुइयों की मिली हैं। इस सुई से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सिलाई भी किया करते थे। हड्डी की सुइयों के साक्ष्य मिलने से ये पता चलता है कि इस सभ्यता के निवासी को सिलाई कढ़ाई का भी ज्ञान होता था। तो हड्डी की सुई मिली, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, उस समय लोग सिलाई भी किया करते थे। यानी पूरा अवशेष के आधार पर ही हम बता रहे हैं कि उस ज़माने में लोग क्या करते थे, यानी जो चीज़ें क्या दब गई हैं। खुदाई में बहुत चीज़ें मिल रही हैं, जैसे सुई मिल गई तो उससे पता चल रहा है कि अरे! लोग सिलाई भी किया करते थे। कोई आभूषण निकलेगा तो ये भी होगा कि हाँ, उस समय के लोग आभूषण भी पहना करते थे। अब हम बात करें स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है? हड़प्पा से हमें सोने का बना एक हमें क्या मिला? कंगन मिला है। सोने का कंगन हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला। कहाँ से? हड़प्पा से। तो इससे पता चलता है कि सोने का कंगन पहनते थे। सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार मिला है। मोहनजोदड़ो की नारियों द्वारा काजल, पाउडर एवं श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री के प्रयोग करने का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि मेकअप बॉक्स हमें मिला है और जिसमें उसका काजल है, पाउडर है, श्रृंगार करने की कुछ सामग्रियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय की जो स्त्रियाँ थीं, मेकअप वगैरह भी किया करती थीं। चंद हुदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य हमें मिले हैं। चंद हुदड़ों में से हमें क्या मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। जो लिपस्टिक लगाते हैं होठों पे, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? चंद हुदड़ों से हमें मिले हैं। नौसारो एवं मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा-कालीन लोगों की थी। कुछ नारियाँ ऐसी मिली हैं नौसारो एवं मेहरगढ़ से कि इन मूर्तियों के जो मांग है उस पे लाल सिंदूर भरा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मांग में सिंदूर भरने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी के जो निवासी थे अमोद प्रमोद के प्रेमी थे। सिंधु घाटी के जो निवासी थे किसके? अमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस खेल का प्रमुख खेल था। हड़प्पा काल की सभ्यता का जो खेल था वो क्या था? पासा। पासा खेला करते थे, ठीक है ना? मिट हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर एवं कांचली मिट्टी से निर्मित 7 पासों के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी एवं पत्थर के पासे के हमें साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से शतरंज की गोटियों से मिलती-जुलती मिट्टी की संगमरमर, स्लेट, सेलखड़ी आदि से बनी हुई गोटियों के हमें साक्ष्य हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से आपका क्या हो गया? मिट्टी के शंख हो गया आपका।
और आपका संगमरमर हो गया, सिलेट हो गया, सेलखड़ी आदि से बने गोटियों के साक्ष्य हमें मिल गए। और लोथल से हमें खेलने के लिए बोर्ड के 2 साक्ष्य मिले, जिनमें से एक मिट्टी तथा दूसरा ईंट से बना हुआ है। 2 बोर्ड मिले हैं हमें लोथल से, जो एक मिट्टी का बना हुआ और दूसरा ईंट का बना हुआ है। खेलने का एक बोर्ड है, जैसे आज के ज़माने में जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उस ज़माने में भी हमें बोर्ड मिले हैं, जो एक मिट्टी का और दूसरा ईंट का बना हुआ है। कच्छ की खाड़ी जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी के पंचदीप में स्थित जूनीकरण कच्छ की खाड़ी नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम यानी कि प्ले ग्राउंड का साक्ष्य केवल यहीं से हमें मिला है। तो ये बात हमें याद रखने की, कच्छ की खाड़ी में जूनीकरण, जूनीकरण कहाँ पर है? ये कच्छ की खाड़ी में। यहाँ से हमें क्या मिला है? एक स्टेडियम मिला है, प्ले ग्राउंड मिला है, जहाँ पर बच्चे क्या बैट बॉल या क्रिकेट खेला करते थे। यदि लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, तो जूनीकरण क्षेत्र अपने स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल हम कहते हैं, लोथल भी अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ से जहाज़ों से माल आया जाया करता था। और जूनीकरण भी अपने स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े लोग खेलने के लिए और आया करते थे। यहाँ पर प्ले ग्राउंड हुआ करता था यहाँ पर जूनीकरण में। मनोरंजन के अन्य साधनों में जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, मछुआरे की लड़ाई एवं नृत्य, संगीत, मनोरंजन आदि करते थे। मनोरंजन में क्या हो गया? जानवरों का शिकार करते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं, और पशुओं की लड़ाई, जैसे आपको आज के ज़माने में आपने देखा होगा, जैसे मुर्गों की करते हैं ना लड़ाई, मुर्गा-मुर्गा आपस में करते हैं लड़ाई, तो उस ज़माने में पशुओं की लड़ाई करते थे। यही उनका क्या संगीत हुआ करता था। तो ये उनका एक सामाजिक जीवन था, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की। अब कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में क्या हमें मान्यताएँ मिलती हैं। यदि इनके राजनीतिक जीवन की बात करें, जो इनकी लाइफ़ है, जो आपकी पॉलिटिकल लाइफ़ है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। इस सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, इस उत्खनन से हमें पता चलता है, इस सभ्यता के उत्खनित स्थलों से ऐसे कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर उनके शासन व्यवस्था या राजनीतिक संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। यानी कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जैसी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हो सके कि हाँ पर कि उनका राजनीतिक जीवन किस पर आधारित था। इस तरीके का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। यदि सिंधु सभ्यता की संस्कृति एकता पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं है। वैसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक इतनी अच्छी नगर नियोजन व्यवस्था, इतना बढ़िया ईंटों का प्रयोग किया गया, उनकी सामाजिक और नारियों की मूर्ति, नारियों को बहुत सम्मान, ऐसी व्यवस्था थी, तो ये भी किसी एकता से कम नहीं है। कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता तो रही होगी, जो इन पर कंट्रोल करती होगी, है नहीं? तो इस सभ्यता के राजनीतिक दृढ़ता से इसी से ज्ञात होता है कि लगभग 600 वर्षों तक विद्यमान रही है ये सभ्यता। मिस्र एवं मेसोपोटामिया की तरह इस सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर एवं धार्मिक भवन के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। मतलब कहने का यही है इनका मतलब कि हमारा व्यापार मिस्र एवं मेसोपोटामिया में होता था, उनसे होता था हमारा लेन-देन, ठीक नहीं? तो जैसे मिस्र एवं मेसोपोटामिया में धार्मिक मंदिर वगैरह हुआ करते थे, वहाँ से हमें साक्ष्य मिले। लेकिन मिस्र एवं मेसोपोटामिया में मंदिर तो हुआ करते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में मंदिर का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। ये इसका कहने का मतलब है। किंतु इसका एकमात्र अपवाद है, विशाल स्नानागार हो सकता है। एकमात्र अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है, जिसका उपयोग स्नान आदि के लिए किया जाता है। विशाल बहुत बड़ा स्नानागार जो नहाने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न हड़प्पा स्थलों में धार्मिक विश्वासों एवं आचारों में एकरूपता नहीं है। विभिन्न जो आपके हड़प्पा स्थल हैं, उनमें आपको धार्मिक विश्वास हैं और आचारों में एकरूपता नहीं है। सबकी अलग-अलग मान्यताएँ हैं। इसीलिए ये सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था, जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से हमें हथियारों के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा क्षेत्र से हमें हथियारों के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के शासक जो हैं, युद्ध विजयों की अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में अधिक रुचि रखते थे। जब हथियार कम मिलेंगे तो उससे पता चला है कि युद्ध वगैरह कम करते थे ये लोग और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर हमें हथियारों के साक्ष्य ज़्यादा मिलते,
तो हम उससे ये अनुमान लगा लेते कि हाँ, कि इस सभ्यता के लोग युद्ध पर विश्वास करते थे, युद्ध ज़्यादा किया करते थे। संभवतः हड़प्पा का जो शासन था बणिक वर्ग के हाथ में रहा है। किसके हाथ में रहा है? हड़प्पा का शासन बणिक वर्ग के हाथ में रहा। तो ये कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, इकोनॉमिकल लाइफ। कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक लाइफ कैसे थी? आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के उन्नत एवं आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो था कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार था। ये इनका मुख्य पालन था। कृषि, पशुपालन एवं शिल्प और मुख्य व्यापार इनका हुआ करता है। कृषि एवं पशुपालन की यदि हम बात करें, कृषि और पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के जीवन में, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे इनके जीवन में कृषि कार्य का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि लोग कृषि किया करते थे। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उर्वर थी, यानी कि अत्यंत पैदावार होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका कारण है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष जड़ोल मिट्टी लाकर बहाकर लाती थी, जिससे अत्यधिक उपज होती थी। इसका कारण यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे बहुत सारी नदी मिलती हैं, सतलुज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ये नदियाँ आकर मिलती हैं और ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद वगैरह लेकर आती हैं, जिससे जड़ोल मिट्टी का निर्माण होता है और जिससे अच्छी फसल पैदावार हो सकती है। ठीक, कृषि उपकरण में जो जैसे जुताई वगैरह भी करते होंगे तो वो लोग, ये तो कृषि उपकरण में जो हल एवं कुदाल कांसे एवं पिस्तर के बने होते थे। जो हल थे, जो कुदाल थे, जिन्हें हम खोदते थे, वो पित्तर यानी पत्थर के बने होते थे, जिसकी सहायता से यहाँ लोग खेतों की जुताई करते थे। किसकी जुताई करते थे हम? खेत जोतते थे हम इस हल से। जो हल से खेत जोतते थे, इस जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें भी कहीं ना कहीं से मिलेंगे। तो इस जुते हुए हमें खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से हमें मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीपीसीएस सन 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, पुरातात्विक जो खुदाई करते हैं वो ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कि हल जो है वो, जो हल जो जोता हुआ खेत में, वो खुद ही नहीं जोता होगा, कि बैल ने हलों को खींचा होगा जब तो जोता होगा। तो पुरातत्व ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हम बैलों का प्रयोग करते थे। साथ ही चोलिस्तान या पाकिस्तान से कई स्थलों से और बनावली जो का हरियाणा है, वहाँ से मिट्टी के बने हुए हमें हल मिले हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हमें मिले हैं कहाँ से? हरियाणा से। और चोलिस्तान पाकिस्तान से हमें जो हल होते थे, जो खेत को जोतते थे, वो किसके बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी के। यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ एवं जौ थी। गेहूँ और जौ थी। इसके अलावा कुछ जैसे मटर भी था, तिल था, कपास था, बाजरा इत्यादि ये फसलें थीं। तो हड़प्पा के लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी फसलों का? 9 फसलों का। लेकिन जो मुख्य फसल अगर कोई पूछे तो वो कौन-सी थी? गेहूँ एवं जौ उनकी मुख्य फसल थी। लोथल जो पंजाब में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, लोथल से हमें चावल के एवं रंगपुर से धान की भूसी के हमें साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमें चावल के दाने मिलेंगे और रंगपुर, यहाँ से हमें धान की भूसी के हमें साक्ष्य मिलेंगे। जबकि अन्य जो स्थल हैं वहाँ पर धान की खेती की कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। इसके अलावा, लोथल से अलावा धान की खेती की, यदि बात धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण होलाद से हमें मिला है, किंतु ये हड़प्पा कालीन स्थल है। विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता वासियों द्वारा ही कपास की खेती प्रारंभ करने के साथ कपास की खेती प्रारंभ करने के साथ प्राप्त हुआ है। यूपीपीसीएस सन 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हड़प्पा कालीन वासियों ने सबसे पहले किस चीज़ को उगाया? किस चीज़ की खेती की? तो किसकी खेती की? कपास की खेती की। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ की खेती की शुरुआत की, तो कपास की खेती की शुरुआत की। यहाँ से हमें नहरों के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। कोई नहरें नहीं मिली हैं जिससे कि सिंचाई वगैरह की जा सके। यहाँ से हमें नहरों के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, किंतु शोरतगुई एक अपवाद है जहाँ से हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं। शोरतगुई आपका कहाँ पर है? अफगानिस्तान में से। अपवाद स्वरूप यह नहर के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लोग जलाशयों, कुओं एवं वर्षा के जल के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते थे, ये शोरतगुई लोग। धौलावीरा से शेरकृत जल कुंड प्राप्त हुआ है, जो उन्नत जल प्रबंधन का घोतक यानी कि प्रमाण है। तो धौलावीरा से हमें क्या मिला है? जल कुंड मिला है बहुत बड़ा, जिसमें जल स्टोर होता है। ठीक है।
हड़प्पाकालीन नगरों में यदि बात करें, हड़प्पाकालीन नगरों में अनाज संग्रह करने के लिए अन्नागार बने होते थे। अन्नागार का मतलब होता है अनाज इकट्ठा करना। जो आज के टाइम पे लोग घुमने में रखते हैं, तो उस समय के टाइम पे अन्नागार बने होते थे। संभवतः करों का संग्रह अन्न के रूप में किया जाता था। तो जो टैक्स वगैरह लोग दिया करते थे, जिससे अन्न देकर ये होता था कि हाँ, इन्हें टैक्स दिया जाता था, यानी कि कर जो इकट्ठा किया जाता वो अन्न के रूप में किया जाता था। अब हड़प्पा की जो मोहरें होती थी, हड़प्पा की यदि मोहरों की बात करें, हड़प्पा की जो मोहरें किसकी मिट्टी की बनी होती थी? तो हड़प्पाकालीन मृदभांड, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर अंकित चित्र एवं प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर हमें उनके पालतू पशु पक्षियों के विषयों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो मोहरें होती थी, इन मोहरों पर चित्र बने होते थे, किसके? पशु पक्षियों के। तो इनसे ये पता चलता है कि हाँ, उस जमाने में पशु पक्षियों को भी पाला करते थे ये लोग। अब इन मोहरों पर हमें किस किस चीज़ के चित्र हमें मिले हैं पशु पक्षियों में? तो प्रमुख पशुओं में यदि बात करें, तो वो आपका मिला है कुवड़ वाला वृषभ। कुवड़ वाला वृषभ, वृषभ यानी कि बैल। भैंस, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश, ऊंट, हिरन आदि थे। इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। हाथी से भी उनका परिचय था। हाथी से भी उनका परिचय था, क्योंकि हाथी के दांत की पटरी मिली है लोथल से। इसलिए पता चलता है कि हाँ, हाथी भी ये लोग पाला करते थे। तो हाथी के दांत की पटरी हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़ा की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां, और सूरकोटड़ा से प्राप्त घोड़े की हड्डियों के साक्ष्यों से विविध, यानी कि ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी वासियों के लोग को घोड़े का ज्ञान था। यह अलग बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वैदिक सभ्यता की भांति अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि इस सभ्यता में अश्व यानी कि घोड़ों की सभ्यता केंद्रित नहीं थी। पक्षियों में यदि बात करें, पक्षियों में क्या था? मोर, हंस, तोता, मुर्गा, बत्तख आदि थे। यहाँ की मुद्राओं पर घोड़े, ऊंट एवं गाय के अंकन के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, और गाय का आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। नेसिद्धि नामक नगर पशुपालकों का केंद्र, प्रमुख केंद्र था। कौन सा? नेसिद्धि। ये आप याद रखना, नेसिद्धि जो है क्या था? पशुपालन का केंद्र हुआ करता था नेसिद्धि। अब शिल्प एवं उद्योग की बात करें, शिल्प एवं उद्योग की चर्चा करते हैं हम, शिल्प उद्योग के बारे में कि किस तरीके से शिल्प और उद्योग की व्यवस्था थी इस सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के निवासियों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास किया। उत्खनन में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि वस्त्र उद्योग हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। यानी कि हड्डी की सुई मिली है, तो उससे हमने बता दिया कि यहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी हुआ करती थी। इसके अलावा चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, इसके अलावा चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्रा, आभूषण और गुड़ियों का निर्माण करना आदि अन्य प्रमुख उद्योग थे। चाक पर बनाते थे, और आज तक बनाते हैं लोग। जैसे कुम्हार वगैरह जो होते हैं, चाक पर मिट्टी के बर्तन, गुल्लक, सुराही, घर वगैरह बनाते हैं चाक पर। यहाँ के लोगों को सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से विभिन्न प्रकार के आभूषणों एवं उपकरण बनाने का भी ज्ञान प्राप्त था। तो यहाँ के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा, विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बनाते थे ये लोग। यहाँ के लोग तांबा एवं कांसे से, किससे? तांबा एवं कांसे से मानव तथा पशुओं की मूर्ति बनाते थे। तांबा और कांसे से मानव और पशुओं की मूर्ति बनाते थे। और मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों के हमें साक्ष्य मिले हैं। जो आज के दौर में भट्टे होते हैं ईंटों के, इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ ये भट्टे हुआ करते थे? इन भट्टों में क्या ईंटें बनाई जाती थी, ईंटें। लोथल से बात करें, तो हाथी के दांत की पटरी मिली है एवं खांचे वाला बर्मा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। बर्मा मिला है किसी पे सुराग करने के लिए, और हाथी के दांत की एक पटरी मिली है लोथल से। लोथल से हमें क्या मिला? चावल के दाने मिले। लोथल एक बंदरगाह भी हुआ करता था। चन हुदड़ो एवं लोथल में मनके बनाने का कारखाना था। इसमें चन हुदड़ो एवं लोथल में मनके बनाने का कारखाना था। टीजीटी सन 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चन हुदड़ो जो था पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। शिल्प उत्पादन यानी कि पूरा कारीगर इसमें लोग काम किया करते थे। चन हुदड़ो जो था, चन हुदड़ो हमने पीछे पढ़ा था कि इसके यहाँ पर जो है किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ से जो धातु कर्म, शेरखड़ी की मोहरें, चरट के बटखरे यानी कि बाट बनाए जाते थे पत्थर के, बनाए जाने के हमें साक्ष्य मिले हैं। नागेश्वर एवं बालाकोट, कौन सा?
नागेश्वर एवं बालाकोट संघ से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, कराचियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे नागेश्वर और बालाकोट। ये आपके शिल्प एवं उद्योग के बारे में चर्चा हुई। अब हम व्यापार और वाणिज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यापार और वाणिज्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार का हुआ करता था, यानी कि अपने खुद भी व्यापार करते थे आपस में और बाहर से भी व्यापार का माध्यम हुआ करता था। दोनों प्रकार के व्यापार हो गए, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, क्योंकि यही होंगे क्योंकि हड़प्पा एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। दोनों नगर व्यापारिक मार्ग से जुड़े थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल एवं प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, यानी कि इससे ये पता चलती है कि हड़प्पा में जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल था, ये बहुत ना के बराबर था, यानी कि नहीं मिलता था। तो इसे हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था ये कच्चा माल। तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें मंगाते थे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसलिए ये लोग जो हैं आंतरिक भागों एवं बाह्य देशों से इसे प्राप्त करते थे। तो अपने जैसे भारत में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से कहीं सोना हो रहा है तो कहीं चांदी हो रही है, तो यहाँ से भी लेते थे और कुछ बाहर देश से भी मंगाते थे। जैसे तो हम बात करें यहाँ के लोग, जैसे कर्नाटक में है कोलार खान, तो यहाँ से सोना निकलता था, यहाँ से सोना मंगाते थे। राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास, यहाँ से तांबा, अजमेर से सीसा और आपका कश्मीर एवं कठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। ये आंतरिक भागों की बात हो गई। आंतरिक भागों से हम इस चीज़ का ये चीज़ की हम पूर्ति करते थे। अब कुछ विभिन्न प्रकार की धातु एवं पत्थरों का आयात सबसे अधिक था। विभिन्न प्रकार की धातु एवं पत्थरों का आयात सबसे अधिक किया जाता था। इस युग में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी इस युग में सिक्के नहीं चलते थे। जब सिक्के नहीं चलते थे तो व्यापार किस तरीके से करते थे? तो व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, यानी कि एक वस्तु दो दूसरी वस्तु ले लो, यानी कि इस तरीके से होता था कि मान लिया मेरे पास अनार है तो आपके पास आम है, तो आम दे दो अनार ले लो। इस तरीके से वस्तु का आदान प्रदान हो जाता था। जैसे या और हो सकते जैसे मेरे पास जैसे दूध है, आपके पास पानी है, तो पानी दे दो दूध ले लो। इस तरीके से वस्तु का आदान प्रदान होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से। यहाँ के व्यापारी जो अपनी मोहरें रखते थे जिसे वे अपने व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगा देते थे। माल ढुलाई के लिए स्थलीय यातायात पशुओं के माध्यम से होता था, यानी कि माल की जो ढुलाई होती थी वो किससे? पशुओं के द्वारा किया करते थे। जबकि समुद्री व्यापार जलपोत एवं नावों के माध्यम से होता था। यदि समुद्र के द्वारा कोई अगर व्यापार करना है तो किसके? नावों के जरिए होता। और आंतरिक भागों में कोई माल इधर से उधर पहुँचाना है तो पशुओं के माध्यम से माल पहुँचा दिया करते थे। अब हड़प्पा के ये तो हो गया आंतरिक से निवास। अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है बाहरी देशों से क्या-क्या मंगवाते थे? तो हड़प्पा के यदि निवासी की बात करें, बाह्य व्यापार अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, फ़ारस, ईरान, फ़ारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, मिस्र, बहरीन द्वीप, क्रीट आदि के साथ व्यापार किया करते थे यहाँ के लोग। अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान से चांदी तथा लाजवर्त मणि का आयात किया जाता था। अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया से आपका चांदी और लाजवर्त मणि मंगाते थे। हड़प्पा के लोग बाह्य देशों से हमें टिन, चांदी, लाजवर्त मणि, मनके, फिरोजा या हरिताश आदि आयात करते थे। यहाँ से निर्यात की जाने वाली यानी ये चीज़ मंगाते थे और यहाँ से क्या भेजते थे हम? वस्तुओं में हाथी के दाँत, तांबा, आभूषणों की लकड़ियाँ, मोर, कपास, कार्निलियन के मनके आदि थे। वस्तुतः व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में होता था। तो बाहर के देशों से ये चीज़ें मंगाते थे और यहाँ से इस चीज़ों का निर्यात किया करते थे। तो आंतरिक व्यापार भी हो गया, बाह्य व्यापार भी हो गया, इस तरीके का व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामियों के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में पुरातत्व एवं लेखों से ज्ञान प्राप्त होता है कि मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों में किश, सुमेर, उर, तेल, असमर, लगस, उम्मा, निपुर, असुर आदि से हड़प्पा सभ्यता की अनेक वस्तुओं के हमें साक्ष्य हमें मिले हैं। इन स्थलों से सीप एवं हड्डियों के मनके, मोहरें, कारकेतन के हमें साक्ष्य मिले हैं। ज्ञात है कि लोथल बंदरगाह तांबे से एवं हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं मेसोपोटामिया नगरों को निर्यात की जाती थी। मेसोपोटामिया को तांबे के और हाथी के दांत की वस्तुएं भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामिया सभ्यता से जो चीज़ें आती थी
वो चीज़ें क्या थी? जैसे मेसोपोटामिया से क्या चीज़ आयात होती थी? जैसे खानेदार मनके, कांसे के पिन, सेलखड़ी की बटन आदि के साक्ष्य विभिन्न हड़प्पा नगरों से हमें मिले हैं। एक सारगोन अभिलेख सुमेरियन लेख में लिखा हुआ है। सारगोन अभिलेख ये किसका है? सुमेरियन का है। मगान एवं दिलमुन का उल्लेख हुआ है। ये एक व्यापारी होते थे जो इस दिलमुन और मगान और मेलुआ से आते थे। ये कहाँ पर? मेसोपोटामिया में है। ठीक है। दिलमुन की पहचान जो है बहरीन द्वीप से की गई है। दिलमुन की पहचान किससे की गई है? बहरीन द्वीप से की गई है। ये स्थल जो है सिंधु मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में बिचौलिया की भूमिका अदा करता है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम माने मगान की पहचान जो है ओमान से की गई है। ये स्थल तांबे के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। जो मेहलवा की जो पहचान है, यदि मेहलवा की पहचान की बात करें तो वो किससे की गई है? सिंधु प्रदेश से की गई है मेहलवा की पहचान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहलवा की पहचान किससे की गई है? सिंधु से की गई है, क्योंकि व्यापार हुआ करता था दोनों का आपस में। इस सभ्यता के लोग व्यापारिक संबंध मिस्र की सभ्यता से भी थे। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त मिट्टी की बनी ममी एवं गोरिल्ला की मृण मूर्ति के साक्ष्य से हो जाती है। यानी लोथल से हमें मिट्टी की बनी एक ममी मिली है, गोरिल्ला की मूर्ति मिली है। जी, ये मूर्ति कहाँ की थी? मिस्र की थी। तो इससे पता चलता है कि मिस्र के साथ भी व्यापार हुआ करता था हमारा। तो ये चीज़ थी। तो कहाँ से क्या चीज़, अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँ कि कहाँ से क्या चीज़ मँगाते थे, एक नज़र में हम देखें। जैसे हम बात करें, जैसे ये प्रमुख को सिंधुकालीन आयात की जाने वाली वस्तुएँ, जैसे आप बात करें सोना, तो सोना कहाँ-कहाँ से आता था आपका सोना? सोना आपको अफ़गानिस्तान, फ़ारस की खाड़ी, कर्नाटक के कोलार खान से सोना आता था। चाँदी ईरान, अफ़गानिस्तान से मँगाते थे। तांबा बलूचिस्तान, केतड़ी राजस्थान से हम मँगाते थे, ठीक है? और टिन की बात करें तो टिन आपका अफ़गानिस्तान, ईरान से। लाजवर्त मणि यानी कि नील रत्न, ये अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया से आता था। फ़िरोज़ा ईरान से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आती थी। शीशा की बात करें तो राजस्थान, अफ़गानिस्तान, ईरान से हमें शीशा प्राप्त होता था। सेलखड़ी की बात करें तो सेलखड़ी हमें राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, शंखमुंग, कोड़ियाँ, गुजरात, दक्षिण भारत और हरित मणि दक्षिण भारत से हमें प्राप्त होते थे। गोमेद यानी कि मनका बनाने का हेतु काम हमें गुजरात से हमें प्राप्त होता था। तो ये आपके कुछ व्यापार, वाणिज्य, शिल्प उत्पादन के बारे में चर्चा थी। अब हम कुछ धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को का धार्मिक जीवन किस तरीके से था। ये किस चीज़ की पूजा करते थे और किस देवता को मानते थे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इनके धार्मिक जीवन के बारे में, यानी कि रिलीजियन लाइफ इनकी किस तरीके से थी। रिलीजियन लाइफ की यदि हम बात करें, धार्मिक जीवन इनका किस प्रकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि सिंधपकालीन स्थलों के उत्खनन से किसी भी मंदिर के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि मिस्र एवं मेसोपोटामिया में मंदिरों के हमें प्रमाण मिले हैं। किंतु इस सभ्यता के विभिन्न स्तरों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, मोहरें एवं मृदभांड पर अंकित आकृतियों के आधार पर ही हमें उनके धार्मिक जीवन के बारे में प्राप्त होगा। यानी कि हम यदि हम धार्मिक जीवन के बारे में हम यदि बताएंगे तो कैसे बताएंगे? जब ही बता सकते हैं, या तो कोई मिट्टी मिले या कोई मोहरें मिले या मिट्टी के बर्तन पर कोई चित्र मिले, तभी तो हम बता सकते हैं कि उनकी जो धार्मिक जीवन था वो किस पर आधारित था। यदि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। तो धार्मिक जीवन हम जब भी बता सकते हैं जब उनके बारे में हमें कोई ना कोई साक्ष्य में प्राप्त होगा, जब भी हम बता सकते हैं। जैसे हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। किस पे विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में। ये क्वेश्चन राजस्थान एएस में पूछा गया है 1993 में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चनहोदड़ों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ से नारी की मूर्तियाँ बहुत मिली हैं। तो यहाँ के लोग मातृ शक्ति पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो से बात करें तो यहाँ से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे देवी की संज्ञा दी गई है। इसे क्या कहा कि देवी है हमारी ये। तो यानी कि नारी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो यहाँ का जो समाज था मातृ शक्ति पर ये विश्वास रखते थे, क्योंकि नारी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं और एक मूर्ति मिली है जिसे देवी का नाम दिया गया है। देवी के सिर पर पंख के समान फैला हुआ एक आवरण है एवं वे जो है करधनी, हार, कर्णफूल, कंठार आदि आभूषण पहने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में आप मूवी देख सकते हैं, एक रागिनी है, उसने इस तरीके का आवरण फैला हुआ है जो करधनी, कर्णफूल को हार से, आभूषण से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की मूवी में ऐसा दर्शाया गया है। इसी तरह जो हड़प्पा स्थल से एक ऐसी मुद्रा मिली है, हड़प्पा से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें सिर के बल खड़ी नारी का चित्र अंकित है।
सिर के बल एक नारी खड़ी है। कैसे खड़ी है? सिर के बल खड़ी है। और नारी के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। क्या निकल रहा? पौधा। संभवतः ये उर्वरता की देवी का प्रतीक है एवं इसका संबंध उत्पादकता से रहा होगा। ठीक है। बलूचिस्तान से प्राप्त नारी मृण मूर्तियां रौद्र रूप में है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। मार्शल ने हड़प्पा से प्राप्त कुछ मोहरों के आधार पर देवी को प्रसन्न करने हेतु बलि दिए जाने की बात भी स्वीकार की है। बलि यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करना, तो किसी न किसी की बलि दी जाएगी जिससे ये देवी देवता क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। इस बात की चर्चा किसने की है? मार्शल ने की है, इन मोहरों को देख करके। मात्र देवी की उपासना के साथ साथ पुरुष देवता की उपासना के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। मात्र देवी पर यदि विश्वास था तो इसके साथ साथ जो हमें है पुरुष देवता के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। पुरुष देवता की भी पूजा होती थी, इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मोहर में अंकित पुरुष देवता चौकी पर पदासन मुद्रा में है और उसके सिर पर सींग है। इस पुरुष देवता के दाईं तरफ बाघ एवं हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा और पैरों के पास दो हिरण का चित्र बना हुआ है। मार्शल ने इसे क्या कहा? आदि शिव की संज्ञा दी है। तो पुरुष देवता की भी उपासना की जाती थी, जिसे पशुपति, योगेश्वर, तेरेमुख, अश्वा, महायोगी की संज्ञा दी गई। महायोगी का नाम दिया। इससे ही पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पशुपति शिव की भी पूजा करते थे हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में जो था मातृशक्ति पे विश्वास किया करते थे। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा के प्रचलन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। कालांतर में लिंग पूजा का संबंध जो है शिव की पूजा से जोड़ दिया गया है। तो लिंग पूजा का संबंध शिव की पूजा से जोड़ दिया गया है। हड़प्पा के स्थलों से हमें पशु पूजा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो पशु पूजा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें लगता है कि पशुओं की पूजा की जा सकती है। कौन से पशुओं को पूजा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से पशु पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता में एक श्रृंगी बैल का सबसे अधिक महत्व था। एक सींग वाले बैल का सबसे अधिक क्या था? महत्व था। ठीक है नी। इसके बाद जो है कोवड़ वाले बैल का महत्व अधिक हो गया। इसके बाद जो आया कौन सा? कोवड़ वाला बैल का महत्व अधिक हो गया। वृक्ष बैल को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। क्वेश्चन भी पूछा गया पीजीटी सन 2000 में। तो पशु की बात करें तो एक सींग वाला बैल, और फिर इसके बाद कोवड़ वाला बैल का महत्व हो गया। और बैल को क्या? शक्ति का प्रतीक माना गया। वृक्ष में बात करें तो पीपल का वृक्ष पवित्र माना गया। इस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर सबसे अधिक पीपल के वृक्ष का अंकन प्राप्त हुआ है। तो कुछ मुद्राएं मिली हैं जिसमें पीपल के वृक्ष का हमें चित्र मिला है, जिससे पता चलता है कि हाँ, कि पीपल के पेड़ की भी ये लोग पूजा किया करते थे। मार्शल के अनुसार एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन था। और फाख्ता पक्षी को पवित्र माना गया। पक्षी में कौन सा? फाख्ता। फाख्ता पक्षी को पवित्र माना गया। इसके अलावा जो है मोर को भी महत्व था। इस सभ्यता के लोग नाग की भी पूजा करते थे, यानी सांप की भी पूजा करते थे इस सभ्यता के लोग। लोथल से लोथल से मिले 3 बर्तन के टुकड़ों पर सांप की आकृतियां बनी हुई हैं। लोथल से एक बर्तन मिला है, उस पर सांप की आकृति बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि हाँ, सांप की भी पूजा किया करते थे। और हमें जल पूजा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। जल पूजा के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के संबंध जल पूजा से ही था। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका संबंध सूर्य की उपासना से था। यानी कि यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। फाख्ता पक्षी मिली है, जिससे पता इसकी पूजा किया करते थे। एक सींग वाला मोकोड़ वाला बैल, और बैल का महत्व था। और इनका जो वृक्ष था वो पीपल था। इसी पीपल की ये पूजा किया करते थे। और नाग की भी पूजा करते थे ये, क्योंकि नाग की पूजा करते थे। तो इसके जो उसके साक्ष्य हमें लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। लोथल एवं अग्निकुंड से हमें लोथल एवं कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इससे लोथल एवं कालीबंगा से हमें अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य हमें मिले हैं। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश जीआईसी सन 2017 में। तो लोथल एवं कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अग्निकुंड बना करके यज्ञ वगैरह किया जाता था। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना यानी पूजा पाठ किया करते थे। हड़प्पा के लोगों के द्वारा ताबीज पहनने के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि ताबीज पहना जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भूत प्रेत में, जादू टोने में आदि विश्वास किया करते थे ये लोग। संभवतः ये लोग जो भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। अब कुछ संस्कार की बात कर लेते हैं कि जो उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से हुआ करता था। 3 प्रकार के संस्कारों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पूर्ण समाधिकरण,
आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। 3 प्रकार के संस्कारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अंत्येष्टि संस्कार है वो किस प्रकार से होता था? अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अंत्येष्टि संस्कार के 3 प्रकार की विधियों के साक्ष्य मिले। ये 3 प्रकार की विधियाँ निम्नलिखित हैं। वो 3 प्रकार की विधियाँ कौन-सी हैं? पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या था? इस विधि के माध्यम से क्या करते थे हम लोग, उस ज़माने के लोग जो क्या करते थे, इस विधि के माध्यम से मृतक के शव को ज़मीन में दफना दिया जाता था और मृतकों के साथ उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएँ रख दी जाती थी। यानी मृतक को दफना दिया और जो चीज़ें, वस्तुएँ जो प्रयोग में लगता था, जैसे कोई भी चीज़ की खाने-पीने की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो वो भी उसके साथ दफना देते थे। इससे ये पता चलता है कि हाँ, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही होगी। इससे हड़प्पा के लोगों का पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि भी होती है। सामान्यतः मृतकों को उत्तर से दक्षिण क्रम में, किस क्रम में? उत्तर से दक्षिण, यानी कि सिर जो उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की ओर होते थे इसमें। इस तरीके से इनको दफनाया जाता था। सिर जो उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। किंतु एक अपवाद है इसका, अपवाद के हमें साक्ष्य मिलते हैं। किंतु इसके अपवाद के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे लोथल। कहाँ से? लोथल में जो शव है इसका पूर्व से पश्चिम क्रम में, हड़प्पा एवं कालीबंगा में दक्षिण और उत्तर क्रम में, एवं रोपड़ एवं पश्चिम से पूर्व क्रम में इसको दफनाया गया है। लोथल में बात करें शव, यानी कि सिर पूर्व की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ, इस क्रम में दफनाया गया लोथल में। हड़प्पा एवं कालीबंगा में सिर दक्षिण की तरफ, पैर उत्तर की तरफ, इस तरीके से दफनाया गया है। और रोपड़ में सिर पश्चिम की तरफ, पैर पूर्व की तरफ, इस तरीके से रोपड़ में दफनाया गया है। बाकी प्रथा जो रही है वो उत्तर से दक्षिण क्रम में सामान्यतः लोगों को दफनाने की रही है। प्रायः एक ही कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। कितने? एक ही कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। किंतु लोथल से हमें 3, कालीबंगा से 1 युगल सावधान के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से हमें 3 के शव के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से 3, कालीबंगा से 1 युगल सावधान के हमें साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण समाधिकरण विधि की सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था थी। पूर्ण समाधिकरण की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी कि इस सभ्यता में जो है मृतकों को दफना दिया जाता था और उसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, जो सामग्री होती थी, तो वो भी उनके साथ दफना दी जाती थी इस हड़प्पा सभ्यता में। अब आंशिक समाधिकरण की बात करें, आंशिक समाधिकरण में क्या था? आंशिक समाधिकरण की यदि बात करें, तो इस विधि के माध्यम से क्या होता था? इस विधि में ये करते थे ये लोग, इस विधि में शव को कुछ तक के लिए किसी स्थान पर रखकर छोड़ दिया जाता था। यानी कोई आदमी मर गया, उसको एक खाली स्थान पर रखकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो जंगली जानवर थे और एवं पशु-पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफना दिया जाता था। यानी खाली स्थान पर रख दिया, कुछ जंगली जानवर आ गए, कुछ चील कौवे आ गए, वो उसके मांस को खाते थे नोच-नोच के। और जब नोच-नोच के खा गए तो थोड़ा बहुत जो अवशेष बचा, उसको उन्होंने दफना दिया, ठीक? उसको दफना दिया। इस प्रकार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? बहावलपुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बहावलपुर से। इस प्रकार के बेसिल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल गए? बहावलपुर से। बहावलपुर से उस प्रकार के साक्ष्य मिल गए, मरने के बाद व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया और जो जानवर या चील कौवे उसको खा गए और जो बचा-बचा शरीर होगा उसको दफनाते थे। अब एक लास्ट स्टेज है जिसको बोलते हैं दाह संस्कार या कलशवदान। दाह संस्कार, कलशवदान। इस विधि के अनुसार क्या करते थे लोग? इस विधि के अनुसार जो है शव को क्या जलाया जाता था। शव को जला दिया, जलाने के पश्चात जो राख और बचे-बचे कुछ जो उसके अवशेष होते थे, उसको कलश में भरकर दफना दिया जाता था। इसका साक्ष्य में सोरकोतता एवं मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। तो 3 प्रकार की विधियाँ थीं। पहला आपका पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में था कि व्यक्ति को दफनाते थे, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके यूज़ की थी, वो उसको साथ रखते थे। फिर था आंशिक शवदान। आंशिक शवदान में व्यक्ति को ज़मीन पर ऐसे छोड़ दिया जाता था, जो चील कौवे खाते थे, उसके बाद में जो बचा हुआ अवशेष होता था, उनको दफनाते थे। बहावलपुर से इसके प्रमाण हमें मिले हैं। फिर तीसरा है दाह संस्कार और कलश शवदान। इसमें ये था कि शव को जलाया जाता था, जलाने के बाद जो उसकी अस्थियाँ होती थी, उनको कलश में रखकर और दफना दिया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य में सुरकोतता और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के संस्कार थे। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था थी। किस तरीके से आपने देखा कि इसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, ठीक है नहीं? किस तरीके से इनके प्रयोग किए गए थे। अब ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो उसके बारे में पढ़ेंगे हड़प्पा काल की कला और हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, कि इतनी बड़ी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। एक लेक्चर हो जाएगा इसके बाद, तो फिर ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलिए थैंक्स।